Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very important lecture for your political science and international relations. अब PSIR जो है एक बहुत ही डायनामिक ऑप्शनल है और आपके आसपास हो रही खबरें जो हैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. नाउ वन ऑफ द मेन इश्यूज जो कि आजकल चलता आ रहा है इज़ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. नाउ यू हैव टू ऑब्वियसली थोड़ा सा अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई है, कैसे ये प्रोग्रेस कर रही है. बट द लार्जर क्वेश्चन दैट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन इज कि ये रीजन क्या है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, किस तरह की सुपर पावर पॉलिटिक्स है ये, क्या रशिया किसी तरह का सिक्योरिटी डिलेमा फेस कर रही है, यूएस का क्या जवाब है, एंड क्या ये स्टार्ट ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर मानी जाती है. इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और इंडिया का किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है. तो ये सब जो इम्प्लीकेशंस होती हैं ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बी एबल टू राइट अ गुड आंसर. राइट, तो इसी के चलते हुए व्हाट वी हैव डन इज दैट ऑल आवर PSIR कोर्सेज, चाहे आप कंटेंट ओनली कोर्स लेंगे या फिर मेंटरशिप कोर्स लेंगे, उनके अंदर आपको मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं फॉर PSIR उसका आपको एनालिसिस मिलेगा. राइट, सो मंथली लेक्चर, मंथ एंड पे आपको लेक्चर आ जाएगा. सो फेब ऑनवर्ड्स जो है ये हमारा कोर्स शुरू हुआ है, तो फेब के एंड में आपको जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसके सारे के सारे जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कीपिंग इन माइंड PSIR ऑप्शनल, उसका एनालिसिस का एक लेक्चर मिल जाएगा जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपको स्कॉलर्स के क्या व्यूज हैं ऑन द टॉपिक, कोई थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स या फिर कोई कॉन्सेप्ट्स अगर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आप किन से उनको इंटरलिंक कर सकते हैं, ये सब आपको इन लेक्चर्स के अंदर कराया जाएगा. सो अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिक लेक्चर्स जो कि आपने कवर करने हैं सिलेबस वाइज, ये मंथली लेक्चर्स भी दिए जाएंगे ताकि अगर करंट अफेयर्स एकदम अभी से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर हो रहा है तो वो आंसर भी आप बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए. राइट, बिकॉज ये भी हो सकता है कि जनवरी में आपने एक इशू, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और दिसंबर आते आते तक एक नई डेवलपमेंट हो जाए, तो ऑफन टाइम्स वो कवर नहीं हो पाती है. तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंटली ये करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं ये आपकी तैयारी को फुल प्रूफ बना देंगे. ऑल्सो मार्च ऑनवर्ड्स हम एक करंट अफेयर्स ओनली कोर्स लेके आएंगे फॉर PSIR. ठीक है, जिसके अंदर एवरी मंथ एक लेक्चर आएगा, मंथली लेक्चर जो बाकी कोर्सेज में डाले जाएंगे, जहां पे आपको स्टैटिक लेक्चर्स भी मिलेंगे. सो वो दो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपना PSIR का सिलेबस कवर कर चुके हैं बट करंट अफेयर्स की कवरेज चाहते हैं फ्रॉम अ PSIR पर्सपेक्टिव, राइट, और उसके अंदर कौन से स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो सकते हैं, कौन से थ्योरिस्ट ऐड हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है ये कोर्स डिजाइन किया गया है जहां पे मंथली लेक्चर आएगा, राइट, ऑफ अ सर्टेन मंथ, जहां पे ये सब कवर कराया जाएगा. ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम टू द टॉपिक. रशिया एंड यूक्रेन की जो अब कॉन्फ्लिक्ट है इज इन समथिंग न्यू, बट इट हैज बीन लॉन्ग टाइम इन द चर्निंग. इनफैक्ट यूरोप में post the crumbling of USSR, especially since 1999, जब पुतिन केम इनटू पावर, रशिया के अंदर एक रिसर्जेंस, एक अगेन देयर हैज बीन अ लुकआउट टू रीगेन दैट सुपर पावर स्टेटस. इनफैक्ट इन 2021 पुतिन की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आई थी जहां पे उन्होंने बोला था अगर 20th सेंचुरी की कोई सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है दैट इज द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन. तो अब यही सोवियत यूनियन के सपने जो हैं, एक रिसर्च्ड रशिया के जो सपने हैं वो पुतिन सजा रहे हैं, और इनको पूरा करने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट ही हैज टू अचीव इज सिक्योर अ रशियन फुट होल्ड इन द बैकयार्ड. और रशिया का इमीडिएट बैकयार्ड क्या है, जो आपकी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज हैं, जो कि पहले आपके USSR का पर्टिकुलरली हिस्सा होती थी. और उनमें से एक जो क्राउन ज्वेल माना जा सकता है रशिया का, जिसको वो अपने ऑर्बिट में ही हमेशा रखना चाहती है, दैट इज योर
यूक्रेन। एंड इसीलिए ये यूक्रेन के ऊपर कॉन्स्टेंटली, चाहे वो क्रिमिया का भी पहले इशू हो, राइट, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क का हो, या फिर अब चल रहे अगेन वायलेंस का इशू हो, यूक्रेन के अंदर हमेशा देयर इज दिस ऑनगोइंग टग ऑफ वॉर। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यूक्रेन की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड जो गवर्नेंस है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरिंग देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन स्पीकिंग एंड एथनिकली रशियन पॉपुलेशन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन यू नो देयर इज अ कॉन्स्टेंट पुश कि आपकी लार्जर डेवोल्यूशन हो, लार्जर फेडरलिज्म हो, एंड रशिया के साथ ये जो इनका बिग ब्रदर है, इनके साथ एसोसिएटेड रहे जो आपका यूक्रेन है। बेलारूस ऑलरेडी एक काफी अच्छा अलाय है आपके रशिया का, जिनको ये क्लोज निट रखते हैं। ठीक है, अब ये इशू क्या है? इशू के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा रशिया के सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी डिलेमा को। ठीक है, अब हम प्रिजनर्स डिलेमा एंड सिक्योरिटी डिलेमा को टाइम एंड अगेन पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बिकॉज अब क्या है इशू कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट करती नहीं है ना। जैसे अब हमारी कंट्री में क्या होता है, इंडिया में फॉर एग्जांपल किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी भी तरह की बात हो गई, हम क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट की जो कोई भी ऑर्गन है वो इसको सुलझाएगा, है ना। किसी की इंसान में लड़ाई होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पहले पुलिस आती है, पुलिस से जो केस है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा, वहां पे रिजॉल्व करने का मैटर होगी, है ना, कोशिश की जाएगी। सो देयर इज सम गवर्नमेंट body which is trying to resolve disputes whenever they arise. However, in global politics, particularly जब हम realist domain से इसको पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं global politics में क्या exist कर रहा है? It is in a state of anarchy. Why? Because there is no world government. अब क्योंकि ये world government नहीं है, क्योंकि anarchy है, तो कोई rules and regimes को एनफोर्स करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिट हो जाती है ना। लिमिट हो जाती है क्यों? बिकॉज देयर इज नो क्लास मॉनिटर जो कि बोल सके अगर तुमने गलती की मैं जाके टीचर को बता दूंगा, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। टाइम एंड अगेन हम कोशिश करते हैं लीग ऑफ नेशंस के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, कि इस तरह का कोई एक इंटरनेशनल रेजिम या स्ट्रक्चर बना पाए, बट फिर भी इनकी पावर्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड रहती हैं। और इसी के कारण क्या होता है, कंट्रीज के अंदर देयर इज अ कांस्टेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिकॉज दे आरंट रियली श्योर व्हाट द अदर राइवल कंट्री में एंड अप डूइंग, व्हिच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ दिस सिक्योरिटी dilemma. And there is a constant security dilemma that Russia has been facing since its very birth. अब वेरी बर्थ के टाइम पे ही क्या हुआ कि क्योंकि यूएसएसआर तो अब क्रम्बल कर गया, एंड यूएसएसआर के क्रम्बल करते ही बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या डिक्लेयर कर दिया, भैया एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुकी है ना, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है, एंड अब आपका जो वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है वो जीत चुका है। तो अगर ये जो लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है ये जीत गया है, किसी भी वॉर के अंदर जो भी विक्टोरियस साइड होती है वो क्या करते हैं, वो अपनी लूट, अपना जो विक्ट्री से वो जीते हैं उनको वो कलेक्ट करना चाहते हैं, उनको वो बटोरना चाहते हैं। तो इसी तरह से अब इस एंड ऑफ हिस्ट्री में अगर द लिबरल कैपिटलिस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड वन, तो उनका एक जो सिंबॉलिक बॉडी एग्जिस्ट करता है विच इज योर नेटो, वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है, जो कि आपकी कोल्ड वॉर एरा में ही बना था, 1949 के अंदर ये बनाया गया था, जो आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट, टू कॉम्बैट व्हाट, टू कॉम्बैट दिस कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, है ना। तो अब सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, तो यही जो उसको कॉम्बैट करने के लिए मिलिट्री अलायंस बनी थी, अब वो अपने आप को एक्सपैंड करने लगी इनटू द रेमिनेंस ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी द फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी, एंड ऑब्वियस एक लीडर कौन था, आपके यूएसए। तो पहले जो एक लिमिटेड अलायंस होती थी 1997 तक, 16 नई कंट्रीज जो हैं, जो कि पर्टिकुलरली बाल्टिक, ईस्ट यूरोप, इस सब रीजन में बिलोंग करती थी, जो कि पहले एसोसिएटेड थी विद सोवियत यूनियन, वो अब नेटो का हिस्सा
बन गए। इनफैक्ट यही आपको ये जो पूरा मैप है ये आपको टाइमलाइन बताता है कि शुरुआत से ये जो आप देख रहे हैं डार्क ग्रीन कलर, ये क्या है, ये डार्क ग्रीन कलर है जो आपके अर्लीस्ट मेंबर्स थे ऑफ द नेटो, विच इज योर पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, है ना। तो आपके जो सबसे अर्लीस्ट नेटो के मेंबर्स थे। देन आते हैं 1952 में इनकी एक्सपेंशन होती है, 55 में। ऑब्वियसली सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के टाइम पे आपके 1990 ऑनवर्ड्स जो है ये एक्सपेंशन शुरू हो जाती है, राइट। तो पहले ऐड ऑब्वियसली आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सोवियत यूनियन के साथ क्या कंपनी था, योर रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो आपका ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी था वो यूनाइट कर दिया गया इनटू वन सिंगल जर्मनी ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली एज जर्मनी बिकेम यूनिफाइड द इंटायर जर्मनी जॉइंड नेटो। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम 99 तक देखते हैं, ठीक है, 99 तक अ नंबर ऑफ कंट्रीज, हंगरी हो गई, यहाँ पे चेक रिपब्लिक हो गई, पोलैंड हो गई, ये सब हिस्सा बन गए थे आपके नेटो अलायंस का। मूविंग फॉरवर्ड आगे चल के 2004 तक जो सबसे पास में है, जो कि रशिया का इमीडिएट बैकयार्ड है, वहां पे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, दे केम टू अलाई देमसेल्व्स विद द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच इंक्लूड्स, ऊपर से शुरू करते हुए आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, यहां पे अगर हम नीचे आ जाए तो रोमेनिया, बल्गेरिया और यूक्रेन के साथ जुड़ा आपका स्लोवाकिया, ये सारे आपके नेटो का हिस्सा बन गए। और तब से ये शुरू हो गई ये भी बात कि हम क्या करेंगे, अब हम यूक्रेन को भी एक हिस्सा बना लेंगे। तो 2008 ऑनवर्ड्स ये एसोसिएशन की बातें जो है काफी ज्यादा हाइटन हो गई थी, समथिंग दैट रशिया वाज इनक्रेडिबली अनकंफर्टेबल विद, ठीक है। तो 2008 में बुकारेस्ट के अंदर जो नेटो समिट हुआ, वहां पे एक ओपन एंडेड टाइम फ्रेम दे दिया गया टू टू कंट्रीज, जॉर्जिया को एज वेल एज यूक्रेन को। तो हम देख सकते हैं यहां पे अगर आपका रशिया है, यहां पे आता है आपका जॉर्जिया एंड यहां है आपका यूक्रेन। ओपन एंडेड टाइम फ्रेम का क्या मतलब है कि हम आप पे कोई टाइम लिमिट नहीं सेट कर रहे हैं कि से आपने 2010 तक, 2015 तक या 2020 तक हमारा मेंबर बनना है। ओपन एंडेड आपको जो है टाइम फ्रेम दिया गया है। अब ये जब एक ओपन इन्विटेशन दिया गया टू टू ऑफ रशिया's क्लोजेस्ट नेबर्स एंड व्हाट इट कंसिडर्स वर very important, उसके जो allies, very important countries in its backyard, Russia was very annoyed। तो सबसे पहला बैकलैश उसी साल देखा किसने, जॉर्जिया ने। तो रशिया ने इन द नेम ऑफ कि नहीं, यहाँ पे जो जॉर्जियन गवर्नमेंट है ये बहुत टॉर्चर कर रही है, रशियन जो लोग हैं उनके अगेंस्ट चीजें कर रही है, रशिया ने इंटरवीन कर लिया इन जॉर्जियन प्रोविंसेस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन अबखाजिया एंड इन साउथ ओसेटिया। और यहां पे उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हम लड़ाई थोड़ा करने आ रहे हैं, हम तो इनफैक्ट पीस एनफोर्समेंट करने आ रहे हैं, ये तो जॉर्जिया है जो कि उल्टे काम कर रही है, ठीक है। तो यही चलते हुए इन्होंने कर लिया जॉर्जिया में इंटरवीन, एंड जॉर्जिया के अंदर जो हुआ वो अब ये दोबारा यूक्रेन के अंदर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट यूक्रेन में भी इन्होंने 2013 ऑनवर्ड्स ही अपनी असर्शन शुरू कर दी थी। इनफैक्ट यहाँ पे मार्क्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, विच इज दैट हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री विल ऑलवेज, हिस्ट्री repeats itself first as a tragedy and then as a farce। तो हम इनफैक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं इवन रशिया एंड यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, दैट दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। इट हैपेंड विद जॉर्जिया, इट हैपेंड अगेन इन यूक्रेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिया, राइट। एंड अगेन अब पूरे यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में ये दोबारा हो रही है कि तब जो वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज थी, तब वो जॉर्जिया की चीज के अंदर जो इनके पीस एनफोर्समेंट के नाम पे जो रशियन इंटरवेंशन थी उसको नहीं रोक पाई, तो आज क्या कर पाएंगे, राइट। 2013 में क्या होता है, विक्टर यानुकोविच जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, हु वाज सीन एज अ वेरी प्रो रशियन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उनके अगेंस्ट मैसिव जो है प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, मैसिव प्रोटेस्ट हुई। एंड क्या किया रशिया ने बोला कि ये जो प्रोटेस्ट एंड ओवरथ्रो ऑफ याकोनोविच था ये वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड था। सो दिस इज ऑल अ वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी टू अटैक रशिया, टू एनसर्कल
टू एनसर्कल रशिया, ठीक है, और ये इनकी कोल्ड वॉर की स्ट्रैटेजी भी रही थी और यही अब सेम स्ट्रैटेजी ये पुतिन के रशिया पे भी करना चाहते हैं। तो इसी बात पे रशिया ने कर दिया एनेक्स क्रिमिया को और फिर उसको लेजिटिमाइज भी कर दिया। और लेजिटिमेसी किससे मिलती है? लेजिटिमेसी मिलती है एक लीगल बैकिंग से, और वो लीगल बैकिंग कहां से लाए? इन द नेम ऑफ अ रेफरेंडम इन 2014, जहां पे इन्होंने बोला कि 94% वोट्स जो है प्रो रशिया रहे हैं। अब ऑब्वियसली इन place where you are controlling, where your military is existing, जहां पे आपने अपनी आयरन फिस्ट में उसको पकड़ा हुआ है, ये रेफरेंडम कितना ही सही, कितना ही जेन्युइन होगा, राइट? दैट ऑब्वियसली रिमेन्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। बट एक तरह से ये देखा जा सकता है कि किस तरह से पहले इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन एंड देन justifying and legitimizing it via legal mechanisms has become the mainstay for superpowers, particularly belligerent superpowers like रशिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली 2014 में क्रिमिया के साथ साथ दो और बहुत ही क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पे कंटेस्टेशन चल रही है, दैट इज योर लुहांस्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे एरियाज हैं जो कि एकदम ही रशिया को टच करते हैं, राइट? दीज प्रोविंसेस कौन से जो रशिया को एकदम टच करे? आपका लुहांस्क एंड दूसरा आपका डोनेत्स्क, राइट? इनफैक्ट इनके अंदर बहुत सारे प्रो रशियन रिबेल एंड मिलिशिया हैव कम अप हु a lot of western powers including US and other European powers claim कि इनको एक्चुअल में कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया एंड रशियन मिलिट्री। तो इनके ये जो एकदम ही रशिया से टच करते हुए पार्ट्स है, दीज आर सेपरेटिस्ट हेल्ड, जहां पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट का एकदम ही से नहीं है, एंड जो ये प्रो रशियन मिलिशिया है वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब इतनी लड़ाई चल रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, was there no attempt to bring about some kind of peace, some kind of ceasefire? What was Europe doing? In fact, सी राजा मोहन एक बहुत ही बढ़िया चीज क्लेम करते हैं। अब यूरोपियंस ने हमेशा क्या माना है कि हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं in terms of talking about theories, in terms of politics, in terms of the larger conception that we have towards living a peaceful life. In fact, एक हम बहुत ही बढ़िया स्कॉलर के बारे में भी पढ़ते हैं called इमैनुअल कांट, जिन्होंने बात की थी अबाउट परपेचुअल पीस, राइट? जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो कि मॉडर्न डे में एसोसिएट की जाती है विद व्हाट वी कॉल इज द डेमोक्रेटिक पीस थीसिस, राइट? तो ये क्या बोलता है कि बेसिकली अगर कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसीज एस्टैब्लिश्ड हो जाएं तो क्या होगा? देयर इज अ लेसर चांस ऑफ डेमोक्रेसीज गोइंग फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर। सिमिलरली अगर आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, बेसिकली कमर्शियल इंटैंगलमेंट क्रिएट हो जाए तो भी देयर आर चांसेस कि आप में वॉर जो है कम ब्रेकआउट होगी, राइट? तो यूरोप हमेशा, स्पेशली पोस्ट द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये मानने लग गया है कि यूरोप मोर और लेस हैज बिकम अ स्टेबल ग्राउंड विद नो रूम फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर। हाउएवर ये जो ईस्ट यूरोप एंड पर्टिकुलरली रशिया वाला एरिया आता है, दिस इज ऑलवेज प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक फॉर यूरोप। अब टेक्निकली तो यूरोप भी डिपेंड करता है काफी ज्यादा रशिया पे, पर्टिकुलरली यूरोप की जितनी भी गैस एनर्जी नीड्स हैं वो कौन सप्लाई कर रहा होता है? रशिया सप्लाई कर रहा होता है, राइट? सो बोथ रशिया एंड यूरोप टेंड टू लूज इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग्स देम, राइट? व्हाई? बिकॉज ये जीरो सम गेम बन सकती है कि अगर यूरोप ने बोल दिया कि हम जो है बॉयकॉट कर रहे हैं आपसे गैस एक्सेट्रा लेना, रशिया which is dependent a lot on its natural resources का export for its economy will end up losing precious foreign exchange। वही on the other hand अगर रशिया जो है हेल्प करना बंद कर दे यूरोप की, यूरोप तो जम जाएगा सर्दियों में। Despite this complex interdependence, despite the establishment of democracies in the area, फिर भी इस एरिया में कंटिन्यूसली काफी इनफाइटिंग देखी जा रही है। सो नॉट जस्ट एशिया बट यूरोप के अंदर भी हमें देखने को मिल गया है कि जो कांटिन परपेचुअल पीस की ये बात करते थे, ये यूरोप में भी अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है, डिस्पाइट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज, डिस्पाइट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल एंटेंगलमेंट अमंगस्ट वेरियस कंट्रीज। ठीक है, अब
इस यहाँ पे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स उठाए गए इन टर्म्स ऑफ वेरियस अग्रीमेंट्स जो कि डिफरेंट बॉडीज ने और कंट्रीज ने नेगोशिएट करने की कोशिश की बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ठीक है, 2014 में आता है आपका मिन्स्क 1, जहां पे सीज फायर को इंश्योर करने की कोशिश की गई बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया सपोर्टेड जो रेबल्स थे इन एरियाज में। हाउएवर दिस सीज फायर कुडंट रियली लास्ट एंड दोबारा जो है लड़ाई ब्रेकआउट हो गई। 2015 में अब आउटसाइड सपोर्ट आया थ्रू वेरी इंपॉर्टेंटली, पहले तो उन्होंने रशिया को बिठाया, यूक्रेन को बिठाया एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली OSCE दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया सम सॉर्ट ऑफ पीस को लाने के लिए। साथ ही में कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी ऑल्सो ट्राई टू प्रेशराइज एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन, रशिया एंड द रशिया सपोर्टेड रेबल्स कि ये जो वॉर है वो कंट्रोल हो पाए, और इसी के चलते हुए एक 13 पॉइंट अग्रीमेंट भी बनाया गया। नाउ देयर वाज एन अटेम्प्ट टू एनफोर्स दिस, बट ये कभी हो नहीं पाया एंड लार्जली ये अनइम्प्लीमेंटेड ही रहता है। तो टिल डेट ये एरिया में देयर इज अ कांस्टेंट फाइटिंग, देयर आर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज जो कि यहाँ पे चलती आ रही हैं। ना नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स रशिया ने अगेन एक ऑनस्लॉट ऑन यूक्रेन शुरू कर दिया टुवर्ड्स अगेन व्हाट इट इमेजिन्स इज अ नेटो लेड इनलार्जमेंट, कि नेटो अगर नहीं हटता, नेटो की ट्रूप्स जो अगर कॉन्स्टेंटली डिप्लॉयड रहेंगी, यूएस लेड नेटो की अगर मिसाइल्स जो है मेरे बैकयार्ड में प्लेस्ड रहेंगी, सो दिस इज समथिंग दैट आई वोंट बी ओके विद। सो बेसिकली हमने जैसे कि क्यूबन क्राइसिस में, आपको पता होना चाहिए क्यूबन क्राइसिस बेसिकली आप 1962 में कोल्ड वॉर का एक बहुत ही हाइटेंड फेज था, जहां पे यूएस, जहां पे जॉन एफ कैनेडी जो है प्रेसिडेंट थे, वहीं यूएसएसआर जहां पे निकिता क्रुश्चेव जो थे, राइट, दोनों ही कंट्रीज के बीच में 4 दिन लॉन्ग एक फेस ऑफ हुआ विच बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कॉल इज अ ब्रिंकमैनशिप, या जिसको हम बोलते चिकन्स गेम। ठीक है, कि हु विल बैक ऑफ फर्स्ट, दोनों एक दूसरे को इंटिमिडेट कर रहे थे। यूएसएसआर ने बोला कि यूएसए ने इटली एंड टर्की में मेरे इतने पास मुझे हार्म करने के लिए मिसाइल्स डिप्लॉय की हुई हैं, तो मैं भी भेजूंगा न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में, जो कि कम्युनिस्टिक कंट्री है, वहां पे मैं मिसाइल्स रखूंगा ताकि मैं भी यूएस को हार्म कर सकूं। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए कैनेडी ने यूएस नेवी भेजी wherein there was a face off between the Russians and the US. The world was on a cusp of nuclear war, but thankfully it was prevented. ठीक है, तो ये ब्रिंकमैनशिप या चिकन्स गेम के जो कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं, कि बेसिकली दोनों ही यूएसएसआर एज वेल एज यूएसए एक दूसरे को ऑलमोस्ट पुश कर रहे थे दैट हु विल गिव इन फर्स्ट फॉर द फियर ऑफ व्हाट, बिकॉज दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, दोनों न्यूक्लियर वॉर करवाना नहीं चाहते, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर में क्या है, मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मैंने मिसाइल चलाई, तुम्हारी कंट्री तो डिस्ट्रॉय होगी ही, बट अब हमने सेकंड अटैक कैपेबिलिटीज बना ली हैं, तो मैं किसी बची हुई शिप से तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल बना दूंगा, तो अगर मैं भी मरूंगा तो तुम भी मरोगे। ठीक है, तो यही ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी जो है, अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के अंदर भी रशिया इसी तरह के स्टेप्स जो है उठा रहा है। एंड अब उन्होंने नवंबर 2021 से जनवरी 2021 तक ऑलमोस्ट 1000 ट्रूप्स जो हैं वो कलेक्ट कर ली ऑन इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन अगेंस्ट नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो इन्होंने क्या बोला, अगर नेटो को तुम बढ़ाओगे तो हम भी यूक्रेन के अंदर अपनी ट्रूप्स की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाएंगे। तो अब रशिया को डर क्या है, रशिया के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं, जो कि हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ही देखा था, जो हमने स्टार्ट ऑफ द टॉपिक के ही देखा था, विच इज योर सिक्योरिटी डिलेमा। ठीक है, जॉन हर्ज अब कैसे डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी डिलेमा को, कि बेसिकली एक स्ट्रक्चरल नोशन है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर ये आती है, राइट। एक नोशन है जहां पे अब अनार्किकल है, सेल्फ हेल्प है स्टेट्स द्वारा, अनार्किकल उसमें क्या होता है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट करती नहीं, तो हर
कंट्री ने क्या करना है, एवरी कंट्री फॉर देमसेल्फ, एवरी मैन फॉर देमसेल्फ ना, हर इंसान ने अपनी जान खुद बचानी है, वैसे ही हर देश ने अपनी जान खुद बचानी है। तो इसीलिए अपनी सिक्योरिटी नीड्स, अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करने के लिए उनको कंटिन्यूसली प्रीएम्प्ट करना पड़ता है कि दूसरी राइवल कंट्री का इंटेंशन क्या होगा, जिसके कारण देयर इज अ राइजिंग इनसिक्योरिटी अमंगस्ट कंट्रीज कि कल को कहीं ये दूसरी कंट्री, अरे इसके पास 10 मिसाइल हो गई, मेरे पास तो 5 ही है, कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे, मैं तो हार जाऊंगा, राइट। तो इस कारण जो है एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण दे एंड अप आर्मिंग देमसेल्व्स फर्दर। अब उस कंट्री को मैंने देखा कि उसके पास 10 मिसाइल है, तो मैंने कहा चलो मैं भी अब 4 और मिसाइल बना लेता हूं। मैं 4 और मिसाइल बना रही हूं तो दूसरी कंट्री को डर लग गया, अरे ये क्यों और मिसाइल्स बनाने लग गए, वो 2 और बना देते हैं। तो इस तरह से डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव मेजर्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, व्हिच लीड्स टू फर्दर इंक्रीज ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा रादर देन reducing it. Now, another very important thing is pointed out by Stanley Johnny in his analysis of the present psychology of the existing Russian country. Stanley Johnny क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होती है, द एडवेंट ऑफ कोल्ड वॉर, है ना। सुपर पावर्स कौन से थे, एक बाइपोलर वर्ल्ड एस्टैब्लिश हो गया था। बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है, जहां पे 2 पावर्स होती हैं, और कौन सी 2 सुपर पावर्स थी, एक थी यूएसए एंड दूसरी कौन थी, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर इस अपने कोल्ड वॉर के अंदर अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए क्या फॉलो कर रहा था, फॉलो कर रहे थे कि भैया हमने करना है रिमलैंड को प्रोटेक्ट, अगर हम अपने हार्टलैंड को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, राइट। तो अब इनफैक्ट क्या हो रहा है, 2 सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज को हमने इंटरलिंक कर दिया है स्टैनली जॉनी ने। हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी बाय अ जियोपॉलिटिक्स स्कॉलर कॉल्ड मैकाइंडर। मैकाइंडर ने क्या बोला था कि ये जो हार्टलैंड है, राइट, जो आपका रशियन स्टेपी, सेंट्रल एशिया, इन सब का एरिया है, जो भी कंट्री इस हार्टलैंड को कंट्रोल करेगी वो वर्ल्ड पावर बनेगी। ऑन द अदर हैंड अनदर जियोपॉलिटिकल स्कॉलर कॉल्ड स्पाइकमैन, निकोलस स्पाइकमैन, उनका मानना था दैट रादर देन द हार्टलैंड इट इज एक्चुअली द रिमलैंड व्हिच इज द मेन सेंटर ऑफ पावर। और रिमलैंड क्या है, वो कहते हैं पूरी कोस्टल स्ट्रिप जो कि इस इंटायर यूरेशियन कॉन्टिनेंट के आसपास एग्जिस्ट करती है, ये आपका रिमलैंड है। अब स्टैनली जॉनी क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखिए हार्टलैंड तो पहले अ लॉट ऑफ हार्टलैंड इज इन रशिया एंड सम ऑफ इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया। अगर हम आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एक्सेट्रा की बात करें, सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, अब नहीं है, बट देयर इज स्टिल अ कंटिन्यूड एसोसिएशन दैट रशिया फील्स। तो रशिया को लगता है ये हार्टलैंड ऑब्वियसली बहुत पावरफुल हो सकता है, बहुत ही रिसोर्स रिच है, लोग काफी हैं, लैंड मास बहुत बड़ा है, बट अगेन अगर मेरे को इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है देन आई विल हैव टू एंड अप कंट्रोलिंग दिस रिमलैंड एज वेल, वरना कोई भी आउटसाइड पावर आके आसानी से मुझे कंट्रोल कर सकती है। इनफैक्ट दिस वाज अंडरलाइनिंग यूएस की जो कंटेनमेंट पॉलिसी भी चलती थी कि हम यूएसएसआर को कंटेन कैसे करेंगे, बाय कंट्रोलिंग दिस रिमलैंड। तभी उन्होंने डिफरेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस बना दी थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना दी उन्होंने, नेटो बना दी, सीएटो बना दी, सेंटो बना दी, है ना। तो साउथ एशिया के लिए भी एक ट्रीटी बना दी, सेंट्रल के लिए बना दी, तो डिफरेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी ताकि वो इस रिमलैंड को कंट्रोल कर पाए एंड यूएसएसआर को कंटेन कर पाए। सो नाउ आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर, रशिया क्या कहता है कि अगर मैंने हार्टलैंड को कंट्रोल करना है तो ये रिमलैंड को भी मेरे को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, और रिमलैंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसको रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपना कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज सेंट्रल एशिया। और जैसे जैसे नेटो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, रशिया के अंदर ये जो इनसिक्योरिटी है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। जो डिसइंटीग्रेशन हुई यूएसएसआर की, है ना, अब रशिया ने, आपकी जो सोवियत यूनियन है, राइट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर ये समझ गया था, यूएसएसआर समझ गया था कि अगर मैंने अपने आप को मेंटेन करना है तो मुझे भी रिमलैंड के अंदर ये जो कंटेनमेंट की पॉलिसी मुझे करने की कोशिश की जा रही है, मुझे काउंटर एक्शन लेना पड़ेगा यूएसए के अगेंस्ट। आफ्टर द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, रशिया को ये लेसन जो है काफी अच्छी तरह से लर्न हो गया है। तो एक जो हिस्टोरिकल इनसिक्योरिटी जो उनको फॉलो करती है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट विच वाज कंसिडर्ड टू बी अ सुपर
सुपर पावर एकदम से इन अ मैटर ऑफ मंथ्स पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया, रिमेन्स अ स्लैप ऑन देयर फेस। तो यही जो डीप हिस्टोरिकल इनसिक्योरिटी है लीड्स टू व्हाट स्टीफन कॉटकिन क्या बुलाते हैं, अ डिफेंसिव अग्रेसिवनेस ऑफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। तो देयर इज अ डिफेंसिव अग्रेसिवनेस, तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में इतने इनसिक्योर है, उनको इतनी डर है, इतनी घबराहट है कि वो उस चक्कर में और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हम एनिमल्स के बारे में भी कई बार यही बात करते हैं ना कि एनिमल्स कई बार चिढ़ जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि एक्चुअली वो तुमको मारना नहीं चाहते हैं, वो डर गए हैं। तो एनिमल्स विल ओनली रिएक्ट वायलेंटली बिकॉज दे आर स्कैर्ड। तो इनफैक्ट कंट्रीज, हॉब्स भी यही बोलते थे कि मैन जो है इज ड्रिवन बाय फियर, मैन इज ड्रिवन बाय फियर, कंट्रीज आर व्हाट, कंट्रीज आर आल्सो मेड आउट ऑफ मैन। तो रियलिज्म में भी ये हॉब्सियन नेचर जो है, स्टेट ऑफ नेचर, ये फॉलो होती रहती है। स्टेट्स आर आल्सो ड्रिवन बाय फियर, स्टेट्स लीडर्स आर आल्सो ड्रिवन बाय फियर। तो ये जो हिस्टोरिकल इनसिक्योरिटी है, इसके डर के कारण देयर इज एन अग्रेसिवनेस का रिएक्शन जो कि पुतिन प्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलरली रशियन बैकयार्ड में। तो जॉर्जिया एंड यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करने पे एंड रशिया का एक बहुत ही बढ़िया होल्ड बनाने में इन कंट्रीज लाइक बेलारूस, जो कॉकसस का आपका एरिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, बेसिकली जो रशिया है अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम नेटोज एनलार्जमेंट। और यही जो इंटायर इशू है इज फर्दर कंपाउंडेड बाय अदर जियोपॉलिटिकल रियलिटीज एज वेल। 2021 में यूएसए की जो लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर थी अफगानिस्तान में, अब अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान जिसको हम बुलाते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, another area where history continues to repeat itself tragically and then as a farce, है ना। यूके ने, आपका ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल करने की कोशिश की अफगानिस्तान को, couldn't do it। रशिया फिर आ गया अफगानिस्तान में, राइट, couldn't really do it, राइट। आपका रशिया जब सोवियत यूनियन होता था 1970s में, राइट, तो सोवियत यूनियन ने कंट्रोल करने की कोशिश की अफगानिस्तान को, नहीं कर पाया। सोवियत यूनियन को भगाने के लिए यूएसए ने एड किया तालिबान को, और फिर उसी तालिबान को कर्ब करने के लिए यूएसए घुस के आ गए अफगानिस्तान को। एंड आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर इवन यूएसए अंडरस्टूड कि हम जो है अफगानिस्तान को नहीं कंट्रोल कर सकते, एंड 2021 में दे लिटरली हैड टू मूव आउट एंड देयर ट्रूप्स बहुत ही ज्यादा एक हेस्टिली, बिकॉज तालिबान हैड रीगेन द इंटायर कंट्री। तो यही रीगेन ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान हैज नाउ लेफ्ट द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑल्सो वेरी वेरी इनसिक्योर कि दे कांट रियली रिलाई ऑन यूएसए टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, बिकॉज यूएसए के लिए सिर्फ यूएसए के इंटरेस्ट matter. So what has happened is that it has pushed the Central Asian republics back into the arms of Russia कि अगर कोई हम पे protect करेगा against such extremist forces, it will only happen to be our big brother, our former parent, that is रशिया। ठीक है, इसी के चलते हुए अब क्या होता है, आपकी नेटो रशिया की एक काउंसिल भी हुई थी, गिवन द इंटरवेंशन जो कि अगेन जो आपकी ट्रूप एनलार्जमेंट एंड ट्रूप की प्रेजेंस जो कि रशिया कर रहा था इन एंड अराउंड यूक्रेन। ठीक है, तो इसके चलते हुए अब कंट्रोल करने के लिए एक नेटो एंड रशिया की काउंसिल बुलाई गई इन जनवरी 2022। एंड रशिया ने क्या बोला, रशिया ने बोला कि देखिए मेरी कुछ सिक्योरिटी डिमांड्स हैं, अगर उन सिक्योरिटी डिमांड्स को नेटो पूरा कर देता है आई विल ग्लैडली पुल बैक। व्हाट वाज सर्टेन सिक्योरिटी डिमांड्स? सबसे पहली तो डिमांड है कि नेटो अपनी एक्सपेंशन रोके। तो नेटो ने जो ओपन इन्विटेशन दिया हुआ है टू कंट्रीज लाइक यूक्रेन, जॉर्जिया, वो कर ले ये वापस, एंड नेटो बोल दे कि अब और कंट्रीज को वो यूरोप में, ईस्ट यूरोप में एनरोल नहीं करेगा इनटू नेटो, पर्टिकुलरली वो कंट्रीज जो कि रशिया के बैकयार्ड में लाए करती हैं। इसके अलावा रशिया ने एक और चीज मांगी है, दैट इज लिमिट ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड वेपन्स जो कि नेटो अपने ईस्टर्न फ्लैंक पे रखता है, दैट इज ईस्ट यूरोप के एरियाज में। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि ये जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, ये जो वेपन्स है जो कि ऑब्वियसली यूज किए जा सकते हैं, चाइना पे तो हो ही सकते हैं बट रशिया पे भी किए जा सकते हैं, आप इसको कंट्रोल करें। देयर इज ऑल्सो अ फर्दर डिमांड कि 1997 के बाद आपने जितने भी ट्रूप्स और डिप्लॉय किए हैं या वेपन्स 1997 के बाद
एडिशनली जो डिप्लॉय किए हैं आप उनको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। सो प्री 1997 की जो पोजीशन थी नेटो की, आप उस पे आ जाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएस लेड है नेटो, राइट। तो आखिर में जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन किसके बीच में है, यूएसए एंड रशिया के बीच में। तो रशिया क्या कहता है कि क्या करें, हम दोनों ही कंट्रीज कोई भी शॉर्ट या मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो आउट ऑफ रीच कर ले, कि ना ही रशिया पहुंच पाए यूएसए को और ना ही यूएसए अटैक कर पाए रशिया को। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यूएसए इज नेवर गोइंग टू अग्री विद, बट the non-fulfillment of these demands has only led to greater insecurity in Russia. This is further increased by another very very important fact. David Remnick जब वो study करते हैं रशियन पॉलिटिक्स को, रशियन हिस्ट्री को, लेनिन स्टूप जो कि उनकी एक बहुत ही पॉपुलर एक किताब है, उसमें ही ends up quoting लेनिन, जिन्होंने बोला था that if we lose Ukraine it would be like losing our head। तो जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर में भी हम बात करते हैं कि इंडिया को वो बहुत ही ज्यादा पकड़ के रखते थे, इंडिया को खोना नहीं चाहते थे, बिकॉज लूजिंग इंडिया वुड हैव बीन द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। तो उसी तरह से यूक्रेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, एंड यूक्रेन का लॉस विल इक्वल ऑलमोस्ट रशिया लूजिंग इट्स हेड। तब ऑब्वियसली यूएसएसआर लूजिंग इट्स हेड, यूक्रेन अब एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट द फैक्ट दैट यूक्रेन स्टॉप्स अलाइंग इटसेल्फ विद रशिया एंड बिकम्स क्लोजर टू नेटो बिकम्स वेरी वेरी थ्रेटनिंग फॉर रशिया। ठीक है, तो इसीलिए चाहे पहले ज़ारिस्ट रशिया हो, उसके बाद चाहे कम्युनिस्ट यूएसएसआर हो, या फिर आज पुतिन लेड रशिया हो, कॉन्स्टेंटली ही इस कंट्री का एक जो मेन एम रहा है यूक्रेन को कंट्रोल करना, जो कि आज भी यही अटेम्प्ट्स वो कर रहे हैं। अब यही हुआ है बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ देयर अर्लियर इंटरवेंशंस। जो मिलिट्री ट्रूप्स है अब रशिया की, जो कि क्लोज टू लाख से 1.5 लाख के बीच में एस्टिमेट की गई है बाय द वेस्टर्न पावर्स, वो वेरियस एरिया से मूव कर सकती हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपके लुफान्स्क एंड डोनेत्स्क जो कंट्रोल्ड रशियन रेबल्स कंट्रोल्ड एरियाज हैं, वहां पे मूवमेंट की जा सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देयर कैन बी अ नॉर्दर्न रूट ऑल्सो विच कैन बी फॉलोड, राइट, जो कि बेलारूस के थ्रू आएगा, बिकॉज बेलारूस जो है is an ally of Russia। and then there is an obvious southern route। why? because क्रिमिया भी कौन कंट्रोल करता है, रशिया ही कंट्रोल करता है। तो यूक्रेन बेसिकली एक बहुत ही फ्रेजाइल पोजीशन में है, जहां पे इट हैज बीन एनसर्कल्ड, ऑलमोस्ट एनसर्कल्ड बाय रशिया। ठीक है, अब रशियन माइंडसेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा एटसेट्रा, बट व्हाट आर अदर एडिशंस टू इट। स्टैनफोर्ड के एक स्कॉलर है स्टीवन पाइफर, ये कहते हैं कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने से, कि अब क्यों कर रहे हैं आप ये 1 लाख 1.5 लाख ट्रूप्स क्यों ला रहे हैं, क्या आप वॉर करना चाहते हैं? अगर वॉर करना चाहते हैं एंड नेटो, जैसे कि नेटो के ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, नेटो के पास वेपन्स है, अगर नेटो भी रिटेलिएट करता है, तो क्या आप एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर चाहते हैं? तो पाइफर क्या कहते हैं? पाइफर कहते हैं कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है अलोंग द यूक्रेनियन बॉर्डर, उसके थ्रू जो पुतिन है वो क्या होप करना चाहते हैं, वो बेसिकली यूक्रेन को दिखाना चाहते हैं दैट हु द बिगर बॉसेस, है ना। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि देखो यूएस से बढ़िया होगा, बट तुम्हारे एकदम साथ कौन है, मैं हूं, राइट। और इस गली में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, मैं ही हूं, है ना, रशिया ही है। तो यूक्रेन को वाया थ्रेटनिंग वापस अपने ऑर्बिट में लाना चाहते हैं, और साथ ही में वेस्ट को पुश करना चाहते हैं कि वेस्ट होपिंग के हम वेस्ट भी नाउ विल वांट टू अवॉइड वॉर, है ना। हमने वर्ल्ड वॉर के दौरान भी देखा था, बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह से अपीजमेंट की पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी। तो रशिया भी यही होप कर रहा है दैट इन होपिंग टू अवॉइड द वॉर, वेस्ट जो है विल गिव इन टू सर्टन सिक्योरिटी डिमांड्स ऑफ रशिया, एंड कुछ कुछ कंसेशंस एंड बेनिफिट्स जो है रशिया को मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस थ्रेटनिंग posture। तारस कूजियो, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एकेडमिक, लिखते हैं कि जो रियल कॉज है आज के क्राइसिस का, इस पुतिन की एक जो एस्पिरेशन है कि यूक्रेन को वापस ले आए रशियन ऑर्बिट में, राइट। सो बॉटम लाइन यही रहती है कि यूक्रेन शुड नॉट बिकम क्लोज टू द वेस्ट, इट शुड नॉट बिकम क्लोज टू नेटो, इट शुड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो। साथ ही में यूएस का जो फोकस है चाइना एंड इंडो पैसिफिक पे, पर्टिकुलरली एज वी हैव सीन विद द कमिंग अप एंड एसोसिएशन विद बॉडीज लाइक क्वाड एंड ऑकस,
इसके कारण एक होप थी पुतिन को कि अब रशिया जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकता है इन एक्सपैंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन यूरोप, पर्टिकुलरली ईस्ट यूरोप में। ठीक है, अब यहां पे भी वेरी इंपॉर्टेंटली क्या है कि ऑलरेडी बिकॉज बाइडेन लेड यूएसए इज सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टैकलिंग चाइना, ऑन कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग चाइना, रशिया इज होपिंग कि दिस इज द छोटी सी विंडो दैट आई रिक्वायर जहां पे रशिया अपने इंटरेस्ट को जो है परस्यू कर सके यूरोप, राइट। तो अब यही कुछ एनालिसिस है दैट मे बी इवन इफ अ फुल फ्लेजेड वॉर इज नॉट समथिंग दैट पुतिन इज होपिंग फॉर, बट द फैक्ट कि बाइडेन जो है अब चाइना और रशिया दोनों को बैलेंस करने के लिए मे बी विल बी ओपन टू नेगोशिएशंस एंड टॉक्स विद रशिया, बिकॉज ऑब्वियसली वो यूरोप को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी टू मच ऑफ अ ब्लैक स्मीयर, राइट। बट एट द सेम टाइम उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि बहुत ज्यादा इंटैंगल ना हो वो ईस्टर्न यूरोप में, बिकॉज ही स्टिल हैज चाइना टू हैंडल। अब यूएस का रिस्पॉन्स क्या रहा है? सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंटली यूएसए एंड रशिया ने क्या किया, देयर वाज अ क्लोज सेशन। रशिया एक ओपन सेशन चाहता था बट इन दी एंड एक क्लोज सेशन हुआ ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके दोनों ही यूएस एंड रशिया परमानेंट मेंबर्स है। जनवरी 2022 में जो है ये सेशन हुआ, जहां पे यूएस की जो एम्बेसडर है टू यूएन लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने कहा कि रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन की है वो ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगी, साथ ही साथ में ये एक मैसिव ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशन भी साबित हो सकती है। ऑन द अदर हैंड रशिया के जो इन्वॉय थे टू यूएन वैसिली नेबंजिया, उन्होंने ऑन द अदर हैंड यूएस को अक्यूज किया कि यूएस एंड नेटो जो है बेसिकली थ्रेट ऑफ वॉर को क्रिएट कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं क्योंकि रशिया तो डज नॉट प्लान ऑन इन्वेडिंग ओनली। तो रशिया कंटिन्यूसली क्या बोल रहा है, भैया ये तो मिलिट्री ड्रिल्स है, मैं इन्वेड नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी ट्रूप मोबिलाइज्ड है आसपास है तो ड्रिल कर रहे हैं, वो कोई इन्वेड नहीं कर रहे हैं, आप बस एक ख्याली पुलाव जो है बना रहे हैं। फेब 2022 में बाइडेन एंड पुतिन की फाइनली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वाया कॉन्वर्सेशन भी हुई, जहां पे अगेन बाइडेन ने रिएटरेट किया कि जो रशियन इन्वेजन होगी बहुत ही वाइड स्प्रेड ह्यूमन सफरिंग होगी, एंड अगेन वेस्ट विल एंड अप रिस्पॉन्डिंग डिप्लोमैटिकली वेरिन उनकी निंदा की जाएगी, ग्लोबल लेवल पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी अगेंस्ट जो है बोला जाएगा, वेरियस स्पोर्टिंग इवेंट्स एक्सेट्रा में उनके अगेंस्ट बोला जाएगा, उनका बॉयकॉट हो सकता है। पर एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि वेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड टू answer via other mechanisms also. What other means? Economic boycott can be one of the things, jahan pe Europe stops buying gas, energy, resources from them. Very importantly, maybe even a military backlash from the West, particularly via NATO's forces, may also be chahe ek last resort, but something that US leans back on to control रशिया। पुतिन ऑन द अदर हैंड कंप्लेन किया कि यूएस एंड नेटो जो है उनकी सिक्योरिटी डिमांड्स को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, जो वो कुछ कंसेशंस मान रहे हैं उनको नहीं देना चाहते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कि मैं जो भी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन है दैट इज ओनली इन रिटेलिएशन टू द ट्रूप्स प्लेसमेंट ऑफ नेटो, जो कि मेरे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हैम्पर करता है। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की क्या पोजीशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया एज यूजुअल इज कॉलिंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन, के बैठिए बातचीत के लिए। यही सेम जो स्टैंड है हमारा क्रिमियन इशू के टाइम पे भी हुआ था, एंड यही सेम स्टैंड हमारा आज भी है। इनफैक्ट नवंबर 2020 में इंडिया ने वोट किया था अगेंस्ट यूक्रेन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन इन यूएन जनरल असेंबली, जो कि कंडेम करना चाहता था अलेज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जो कि रशिया क्रिमिया में कर रहा है। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इट वोटेड अगेंस्ट इट। सो बेसिकली इंडिया दिखाना चाहता है कि हम अभी भी एक बहुत क्लोज अलाय हैं रशिया के, एंड जिस तरह की डिफेंसिव डील्स, जिस तरह की सिक्योरिटी क्लोजनेस इंडिया एंड रशिया में है, इंडिया रियली कांट अफोर्ड टू मिस रशिया। ठीक है, सो इवन दो इंडिया हमेशा क्लेम करता आया है कि हम न्यूट्रल है, बट न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने मेनली जो पोस्ट 2014 का स्टेटस को है यूक्रेन में, जहां पे रशिया हैज अ ग्रेटर से, इंडिया इज वेरी कंफर्टेबल विद दैट, राइट। तो जिस तरह से हम पहले भी देखते थे ड्यूरिंग इंडियाज नाम एरा, इंडिया का नॉन अलाइनमेंट एरा, कि कहने को हम नॉन अलाइंड थे, बट 1971 में जाके हम किसके साथ एक अलायंस कर रहे हैं, यूएसएसआर के साथ ही कर रहे हैं। तो राजेश कुमार भी यही बात करते हैं कि जो डीपनिंग डिवाइड है यूएस एंड रशिया में, ये बेसिकली काफी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक साबित हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल रेजीम्स लाइक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि ऑलरेडी कोविड-19
कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गिवन चाइना के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट है पहले ही पैरालाइज्ड है। फर्दरमोर इंडिया हैज आल्सो दो इन दिस स्पेस रियलाइज्ड दैट द सॉल्यूशन हैज टू कम वाया टॉक्स एंड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स, एंड इंडिया ने बीइंग गिवन कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज मूव फ्रॉम जस्ट आइडियलिज्म टुवर्ड्स अ मोर प्रैग्मेटिक पॉलिसी, राइट। एस जयशंकर कंटिन्यूसली इस चीज की बात कर रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट आइडियलिज्म इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, नाउ इंडिया इज ड्रिवन टुवर्ड्स इशू बेस्ड अलाइनमेंट, राइट। इशू बेस्ड, जिस इशू पे हम जिस कंट्री के साथ अग्री करते हैं हम उनके साथ हैं, राइट। तो ये इशू बेस्ड अलाइनमेंट पे वो रशिया के भी साथ है, रशिया के साथ जो है वो किसी भी तरह से अपने रिलेशंस को सावर करना नहीं चाहेंगे। और इन्हीं कुछ प्राइमरी कंसर्न्स के कि आखिरकार इंडिया क्यों नहीं बोल रहा अगेंस्ट रशियन इंटरवेंशन, इसको हाईलाइट करती हैं सुहासिनी हैदर। ना सबसे पहले वो कहती हैं इज द वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, तो वो कहते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जहां पे यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज जो है रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे वो इंपैक्ट करेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज आज का वर्ल्ड क्या है, जैसे कि हमने कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ही देख लिया है, एक्सेसिवली इंटरकनेक्टेड है। तो चाहे सिक्योरिटी हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, इंडिया के लिए इट विल नॉट स्पेल वेल, बिकॉज जैसे इकोनॉमी जो है डिक्लाइन होगी वर्ल्ड ओवर में, द रेपरकशंस विल बी फेल्ट इन द इंडियन इकोनॉमी also. Secondly, very importantly is the very important S-400 की डिलीवरी डील एंड यूएस का वेवर जो कि इंडिया को मिला हुआ है, राइट। इंडिया परचेज कर रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम, राइट, जो कि आने वाला है रशिया से इंडिया को, एंड यूएस का वेवर भी उनको मिला हुआ है, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाती है यूएस एंड रशिया में, इट विल एंड अप कॉम्प्लिकेटिंग इंडिया की जो मिलिट्री एंड सिक्योरिटी नीड्स है, पर्टिकुलरली एज अ वेरी बेलिजरेंट चाइना इज थ्रेटनिंग इंडिया constantly on its northern and eastern borders. Then very importantly फोकस डाइवर्ट हो जाएगा चाइना से। इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? चाइना। अगर यूएस एंड यूरोप इंटैंगल हो जाते हैं रशिया के साथ, ओवरसाइट नहीं रहेगी चाइना पे, तो इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में चाइनीज अग्रेशन जो है और भी ज्यादा हो सकता है। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर यूएस एंड यूरोप टर्न अगेंस्ट रशिया, यूएस की ऑलरेडी नहीं बन रही आपके चाइना से, व्हाट विल हैपन इज अगेन रशिया एंड चाइना में जो रिलेशनशिप है और भी क्लोजर होता जाएगा, एक फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस। एक वो होता है ना, जैसे कि कौटिल्य बोलते थे कि आपका एनिमी का एनिमी भी आपका दोस्त है, तो इसी तरह से अगर आपकी रशिया एंड चाइना क्लोज आ जाते हैं, उसी नेक्सस में अगर आप पाकिस्तान को भी बना लीजिए, तो एक ये फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस का एक्सेस बन सकता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है फॉर इंडिया। देन ऑब्वियसली देयर इज एनर्जी क्राइसिस ऑल्सो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूरोप को चिंता है कि रशिया गैस एंड ऑयल सप्लाईज उनको नहीं भेजेगा, जिसके कारण एनर्जी प्राइसेस जो है ऊपर जाएंगे, ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। पैंडेमिक के टाइम पे जो एक क्रैश आई थी इन गैस एंड ऑयल प्राइसेस, पूरे 2022 में देयर हैज बीन एन हाइटनिंग ऑफ ऑयल एंड गैस प्राइसेस, राइट, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ाता है एंड इंडिया की इकोनॉमी को भी थ्रेटन करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियंस इन यूक्रेन, राइट। इंडिया के यूएन एनवॉय ने, इंडिया ने भी बहुत एडवाइजरी भेजी है, स्टूडेंट्स को बोला है, लोगों को बोला है आप ध्यान रखिए या फिर वापस आ जाइए। इंडिया के बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो यूक्रेन में हैं, जो कि वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वहां पे प्रोफेशनली उनको बहुत बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डायस्पोरा ऑल्सो इंडिया स्टैंड्स टू लूज अ लॉट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट होती है, ठीक है। अब अगर एक फाइनल एनालिसिस करना हो क्राइसिस का, तो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं सी राजा मोहन, जहां पे वो कहते हैं कि ये एक मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस है, जहां पे आपने इसको वेरिंग एक्सेस के ऊपर देखना है। सबसे पहला एक्सेस जिसको वो पॉइंट आउट करते हैं इज द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन अबाउट रशियाज पोजीशन इन यूरोप। वो कहते हैं रशिया एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है एज फार एज इट्स पोजिशन इन यूरोप इज कंसर्न्ड, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकली अब बात करें से यूरोपियन एम्पायर्स की, बहुत सारे यूरोपियन एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे। प्रूशियन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर था, तो उन्हीं के साथ साथ रशियन एम्पायर भी था। सो ड्यूरिंग दीज टाइम्स रशिया वाज कंसिडर्ड वेरी मच अ पार्ट ऑफ यूरोप। इनफैक्ट बहुत सारे इन एम्पायर्स के अंदर शादियां भी हुई हैं। सो दे आर रिलेटेड टू, उनके जार्स होते थे, दे वर रिलेटेड टू द प्रूशियन एम्पायर, टू द ब्रिटिश एम्पायर, टू द डच, जो उनकी क्वीन प्रिंसेस होती थी, नॉर्डिक एरियाज में जो भी किंगडम्स थे, राइट। हाउएवर व्हाट हैपेंस इज विद द कमिंग इन ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917,
suddenly Europe now turned against your Russia because Russia turned into USSR and suddenly all of them wanted to contain the onslaught of communism. So अब क्या होने लग गया, rather than Russia being a part और USSR being a part of Europe, अब वो उसको पुश आउट करना चाहते थे कि तुम यूरोप नहीं हो। तो इस कारण यूरोप एंड रशिया का ऑलरेडी एक बहुत ही फ्रॉट रिलेशनशिप रहा है। द सेकेंड बहुत ही ऑब्वियस इशू इज विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी। यूएसएसआर का वॉर्सॉ पैक्ट होता था, बट विद द क्रम्बलिंग ऑफ यूएसएसआर आपका वॉर्सॉ पैक्ट ऑल्सो कोलैप्स्ड। ऑन द अदर हैंड जो वेस्ट लेड नेटो होता था, इट हैज ओनली कंटिन्यूड टू एक्सपैंड। सो हमेशा ही डर रहता है रशिया को दैट एनी डे नेटो इज गोना टर्न अगेंस्ट इट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एम्बिशन ऑफ पुतिन ऑफ अ रिसर्जेंस वाला रशिया। तो ये रशिया को उतनी ही अपनी यूएसएसआर की फॉर्मर ग्लोरी पे वापस लेकर जाना चाहते हैं, जो पुरानी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट होती थी उन्हीं को जो है वापस रशियन ऑर्बिट के अंदर लेके आना चाहते हैं, विच ऑल्सो लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। द फोर्थ ऑब्वियस डायमेंशन इज यूक्रेन इटसेल्फ। ठीक है, सो द आइडिया, क्योंकि यूक्रेन में इतने रशियंस है, क्योंकि यूक्रेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रशिया, यूक्रेन का ज्वाइन करना नेटो को बिकम्स अ मैटर ऑफ मेन कंसर्न, बिकम्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फॉर रशिया, जिसपे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? यहां सी राजा मोहन कहते हैं कि सबसे पहले तो, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द वेरी लेक्चर ये पॉइंट आउट किया था, ये क्राइसिस प्रूव करता है कि यूरोप ऑल्सो इज नॉट अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ हॉब्सियन वॉर जो कि एशिया में हम देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एशिया के अंदर, पर्टिकुलरली साउथ एशिया के अंदर कोई भी पीस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चलती रहती है, म्यांमार के अंदर जो है सिविल स्ट्राइफ चलती रहती है, चाइना एंड इंडिया के बीच में रिलेशनशिप जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो कहते हैं कि सिर्फ एशिया नहीं है विच इज इन अ स्टेट ऑफ हॉब्सियन वॉर। यूरोप जो कि मानता था भैया हम बड़े सिविलाइज्ड है, हम बड़े रिफाइंड है, डेमोक्रेटिक पीस थीसिस यहां पे चल रहा है, वो भी वॉर से अब जुदा नहीं है, वहां पे भी जो है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो दे हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि यहां भी हम भी उतने ही कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है और हम ऐसी सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करें। सेकेंडली, स्टैनली जॉनी कहते हैं कि अब क्योंकि तालिबान को तो प्रिवेंट कर नहीं पाए, तो अब तालिबान के साथ नेटो ने एक लेसन सीख लिया है कि अननेसेसरीली हमने किसी वॉर में इंटैंगल नहीं होना है, एंड दिस इज समथिंग दैट इवन रशिया नोस, राइट? सो देयरफॉर द ओनली वेपन दैट यूरोप एंड वेस्ट हैज विद इटसेल्फ व्हिच कैन really harm the Russian interests is economic sanctions. So rather than a military backlash, maybe the way to go is diplomatic and economic sanctions. Then very importantly, राकेश सूद कहते हैं कि ultimately अगर हम बात करें, ना ही in terms of both absolute क्या होते हैं, जो कंट्रीज के इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। अगर हम एब्सोल्यूट गेन्स की बात कर रहे हैं, दैट रिगार्डलेस ऑफ दूसरी कंट्री को क्या मिलता है, मेरा भी गेन हो रहा है, दोनों इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट गेन्स एज वेल एज रिलेटिव गेन्स। रिलेटिव गेन्स क्या होता है कि अच्छा मेरे को 1+ मिला, उसको 2 मिल गया, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों में, दोनों ही जगहों में यूक्रेन के अंदर लड़ाई होना रशिया एंड यूएसए के लिए बुरा होगा। क्यों? दे बोथ स्टैंड टू लूज बिकॉज इट माइट स्पाइरल आउट। रशिया में अभी तक इतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है कि अगर उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाए, बाहर से जो है और करेंसी एंड फ्लो ऑफ वेल्थ ना आए, रशिया अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, यूएसए ऑलरेडी एक मार खा चुका है अफगानिस्तान में। यूरोप जो है ऑलरेडी इज रीलिंग अंडर द कोविड-19 का प्रेशर्स, राइट, इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन जिनको वो मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग unemployment crisis also, right, particularly when you see countries like UK, right, जो कि ब्रेक्जिट के बाद कितने प्रेशर्स को विटनेस कर रहे हैं, तो उनके पास भी इतनी अभी स्पेस नहीं है कि वो एक और कॉन्फ्लिक्ट में इंटैंगल हो सके। तो इनके गेन्स के लिए, इनकी भलाई के लिए यही बेटर है दैट अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अवॉइडेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसिली नेबेंजिया यही बोलते हैं कि मिन्स्क अग्रीमेंट्स जो कि हमने की थे 2014 एंड 2015 में, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यूएनएससी का एक रेजोल्यूशन था 220
जो कि बात करता था रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क अग्रीमेंट्स, राइट। 2015 में ये आया था और ये यही बोलता था कि मिन्स्क अग्रीमेंट में जो पाथ फॉरवर्ड लिखा गया है उसको फुलफिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो नेबेंजिया का यही कहना है कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी नहीं फॉर द लॉन्ग टर्म भी अगर डिफ्यूज करना चाहते हैं, दिस इज द वे टू गो, राइट। सो होपफुली आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा, आपको ये लॉन्ग ड्रॉन आउट हिस्ट्री, इसको एनालाइज कैसे करना है, इंडिया के कंसर्न्स क्या है। सो एक लेंदी लेक्चर था, बट होपफुली इससे जुड़े अगर कोई भी सवाल आएंगे आप उनको एक थ्योरेटिकल एंड स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से बढ़िया तरीके से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अगेन PSIR के हमारे कोर्सेज हो चुके हैं लॉन्च। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में जानना 1800-893-3043 पे कॉल कर सकते हैं या फिर sleepyclasses.com पे लॉग ऑन करके भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, राइट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आती रहें।